Good morning, sir. Good morning, good morning. So, today we are going to discuss about sources of drugs. तो अभी तक हम लोगों ने जाना फार्माकोलॉजी के टर्म्स, डिफिनेशंस और उनकी जो बेसिक हिस्ट्री है, कैसे फार्माकोलॉजी जो है वो slowly it became a branch of science. So now today we are going to discuss about the sources of drugs, means from where drugs are derived or synthesized from various sources. तो जब हम डिस्कस करते हैं कि ड्रग के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कहाँ से ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कैसे हम लोग सिंथेसाइज करते हैं या फिर कहाँ से डिराइव करते हैं, तो इसके बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल हो सकता है या फिर माइक्रोबियल ओरिजिन का हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं, जब हम प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मतलब तो कहाँ से मतलब ये प्लांट के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, आइदर उनके बार्क, लीव्स, स्टेम या फिर पेटल्स या सीड, ये डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेस हैं उनसे हम लोग ड्रग्स लेते हैं। सो मेनी ड्रग्स अवेलेबल फ्रॉम प्लांट्स आर इवन टुडे यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस. So with the increasing tendency for the use of alternate medicine, this source has gained more importance in recent past. अभी आप लोग जो भी कुछ अपने डेली यूजेस में आप जो भी कुछ यूज करते हो, चाहे वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज हो या फिर हमारे जो मेडिसिन्स हैं या फिर चाहे वो टूथपेस्ट हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे जिनका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो कंपोनेंट कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं, उनका जो सोर्स ऑफ ड्रग होता है वो प्लांट होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लांट्स में होते हैं जहां से हम लोग वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सिंथेसिस या सिंथेसाइज करते हैं। तो बेसिकली जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, दीज आर क्लासिफाइड इनटू alkaloids, in glycosides, oils, tannins, alkaloids, glycosides, oils, tannins, saponins, resins and gums. तो जो अल्कलॉइड है या ग्लाइकोसाइड्स है या फिर ऑयल्स हैं या टैनिन है, सेपोनिन है, रेजिन है, गम, ये सब कुछ ग्रुप हैं जिनसे और उसके उनके अंदर बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं। अब वो देखेंगे कि अल्कलॉइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है, ऑयल्स किस किस तरह के होते हैं, टैनिन्स जो हैं वो कैसे कौन कौन से होते हैं, सेपोनिन्स जो हैं वो क्या है, रेजिन्स क्या है, गम्स क्या है। जब हम लोग इस तो इसके कंटिन्यूटी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करते हैं अल्कलॉइड के मामले, अल्कलॉइड के लिए, ठीक है। तो अल्कलॉइड क्या है, जब हम अल्कलॉइड की बात करते हैं तो अल्कलॉइड जो है वो क्वाइन किया गया टर्म मेसनर के द्वारा। ये एक जर्मन फार्मासिस्ट थे, इन्होंने 1819 में ऐसे कुछ सब्सटेंसेस के नाम अल्कलॉइड्स लिखे जिनकी जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ये बेसिकली क्या थे, तो बेसिकली ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स थे, यानी कि ऐसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड जिसमें एक या एक से अधिक नाइट्रोजिनस जो एटम होंगे वो मौजूद होंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को अल्कलॉइड का टर्म दिया गया। और जनरली ये जो अल्कलॉइड होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ये होते हैं आपके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, या जिसको वेजिटेबल्स के डिफरेंट पार्ट्स में। ये बार्क हो सकते हैं, स्टेम हो सकते हैं, उनके सीड हो सकते हैं, रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, या फिर जो उनके फ्लावर्ड होते हैं, पेटल्स होते हैं, उनमें हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे
तो ऐसे बहुत सारे जो हैं वो एक्टिव कंपाउंड हैं जो सॉरी जो प्लांट के पार्ट्स हैं जिनसे ये अल्कलॉइड सिंथेसिस होता है। तो जनरली जब हम अल्कलॉइड की बात करते हैं तो अल्कलॉइड जो है उसका मतलब होता है अल्कली लाइक, ठीक है, अल्कली लाइक, इसलिए इसका टर्म अल्कलॉइड्स दिया गया। बेसिकली ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं ये पॉइजनस एजेंट्स होते हैं जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंसेक्ट या हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं उनसे, ताकि ये सेल्फ प्रोटेक्ट हो पाए, जो एनिमल्स हैं या फिर जो इंसेक्ट हैं उनको फीड नहीं कर पाए, और यदि वो फीड करता है तो अल्टीमेटली डेथ में अकर। इसलिए हम लोग भी जब कोई साग या सब्जी या फिर कुछ इस तरीके के केसेस में आप देखे होंगे कि कुछ दिनों पहले 2000 या 2001 के आसपास एक बार ड्रॉप से डिजीज हुआ था ड्यू टू मस्टर्ड ऑयल कंजम्पशन। तो एक वीड था और वो मस्टर्ड ऑयल के जैसा ही उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। अब जो अल्कोलॉइड है इसमें इसका एग्जाम्पल है जैसे मॉर्फिन, जैसे स्ट्राइचनिन, क्विनिन, निकोटीन, कैफीन। तो ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो अल्कोलॉइड के अंदर आते हैं, ठीक है। अल्कोलॉइड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन आर सॉलिड्स एंड आर कंपैरेटिवली नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब जो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट नहीं होता हो, और जो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट होगा उसको वोलाटाइल बोलेंगे, और जो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट नहीं होगा उसको नॉन वोलाटाइल बोलेंगे। तो जैसे कोकेन, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कंपाउंड। अब इसमें भी अल्कलॉइड, मैं उतने डिटेल्स में यहाँ पे नहीं गया हूं, अल्कलॉइड्स में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है अल्कलॉइड्स के। आपको बेसिकली जानकारी यहाँ पे दी जा रही है कि जो प्लांट सोर्स हैं उसमें अल्कलॉइड्स होते हैं। अल्कलॉइड के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे एक ट्रू अल्कलॉइड्स बोलते हैं, एक प्रोटो अल्कलॉइड्स बोलते हैं, स्यूडो अल्कलॉइड होता है, या फॉल्स अल्कलॉइड होता है। चारों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यस सर। ओके। यस नहीं सर। आएगा तो मुझे बोलना, मैं उसको फिर से ये करूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन का एक जो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको मिलेगा। आप हर एक, चाहे वो मॉर्फिन में देखें, फिर चाहे वो क्विनिन हो या निकोटीन हो या फिर स्ट्राइचिनिन हो, लेकिन एफेड्रीन में आप यहाँ पे एब्सेंट देखते हैं। इसको प्रोटो अल्कलॉइड, एक्चुअली ये प्रोटो अल्कलॉइड में, प्रोटो अल्कलॉइड्स ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है वो अब्सेंट होगा, बट दे विल बिहेव, दे विल गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलॉइड्स, ठीक है। तो उनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो बेसिकली जो अल्कलॉइड्स होते हैं दे आर रिजर्व सब्सटेंसेस दैट आर कैपेबल ऑफ सप्लाई नाइट्रोजन एंड अदर नेसेसरी एलिमेंट्स टू द प्लांट, ठीक है। ये बेसिकली जो अल्कलॉइड होते हैं दे आर रेगुलेटरी फैक्टर दैट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिनको आपको पता होना चाहिए। एंड बेसिकली ये क्या होता है, ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो एंड प्रोडक्ट होते हैं जो प्लांट के विद इन डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन होता है, तो उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो रिजर्व होके रहते हैं, ठीक है। तो ये अल्कलॉइड्स का एक नेचर है और उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अल्कलॉइड के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि अल्कलॉइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर while their salts are soluble in water, ठीक है। जो बेसिकली अल्कलॉइड जो है क्या है, वो इनसॉल्युबल होगा, लेकिन जो उनके साल्ट्स होते हैं जैसे एट्रोपिन हो गया, कैफीन हो गया, ये सब जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। देन अल्कलॉइड्स आर बिटर टू टेस्ट, दे आर इनकम्पेटिबल विथ अल्कलीज, और इसीलिए एक्सट्रैक्शन के केस में जब हम लोग बेस उसमें से निकालते हैं नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, क्योंकि हमको ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग ही गेन करना होता है, तो जब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम करते हैं किसी भी प्लांट्स का, तो उसमें हम लोग अल्कली यूज करते हैं, कोई भी अल्कली
यूज करते हैं ताकि वो जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है, फिर फर्दर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये अल्कलॉइड्स आर बिटर टू टेस्ट, दे आर इनकम्पेटिबल विथ अल्कलीज, टैनिक एसिड्स एंड हैवी मेटल्स। Then another characteristics that you have to remind that alkaloids represent the waste product of plant metabolism। just कि मैंने अभी बोला कि ये end product होते हैं जो plant में detoxification होते हैं, और basically इनका जो आप नाम देखेंगे, जो suffix लगता है, suffix मतलब लास्ट में, उसके लास्ट में क्या लगता है, INE, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड वो एल्कलॉइड है या नहीं। जैसे मॉर्फिन में आप मॉर्फ और INE जुड़ा हुआ है, तो यदि आपके पास मॉर्फिन, एट्रोपिन, क्विनिन, स्ट्राइचिनिन, निकोटीन, एफिड्रिन, चाहे ये इस तरह के कुछ भी आ जाए, आप यदि इसमें सफिक्स लगा हुआ देखें INE, दैट मीन्स कि दीज सब्सटेंसेस आर इंडिकेटिव ऑफ द ग्रुप अंडर अल्कलॉइड्स। क्लियर? तो यदि आप लोगों को ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल आ जाता है इन केस ऑफ एग्जाम्स में, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस सब्सटेंसेस आर बेसिकली फॉल्स अंडर द ग्रुप ऑफ अल्कलॉइड्स। सो अल्कलॉइड्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड व्हेन गिवन इन एक्सेस दे मे प्रोड्यूस डेथ विदाउट मच पोस्टमार्टम चेंजेस फॉर डायग्नोसिस। तो ये क्या होता है कि बेसिकली कहा गया है कि कोई भी सब्सटेंसेस जब हम अधिक, ऑब्वियसली ये अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। बेसिकली यदि हम इसके डिफिनेशंस पे जाएं तो अल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजिनस substances which founds in heterocyclic ring, either one or more atoms, ठीक है, and they are physiologically active, यानी वो कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यदि इनको हम एक्सेसिव अमाउंट में देते हैं तो देयर विल बी सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस। लाइक जैसे एड्रीनालिन की बात करें, एड्रीनालिन को एनिमल अल्कलॉइड के कैटेगरी में रखा गया है। आप लोग भी जानते हैं एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये एपिनेफ्रिन क्या करता है, जो हार्ट रेट है, मैं करता हूं थोड़ा क्लास में, तो ये एपिनेफ्रिन इज कंसिडर्ड एज एनिमल अल्कलॉइड। तो बेसिकली ये करता क्या है, दे जस्ट इंक्रीज द हार्ट बीट और द ब्लड सर्कुलेशन। बेसिकली जब स्ट्रेस से ओवर, आप लोग यदि स्ट्रेस का फिनोमेना याद होता होगा, आ रहा होगा, तो याद आना चाहिए कि जब स्ट्रेस अकर होता है तो हमारा HPI एक्सिस, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी इंटररीनल एक्सिस है, वो क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो एड्रेनालिन को एक्टिव करता है। और ये एड्रेनालिन जब एक्टिव हो जाता है तो क्या करता है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म तेज कर देता है, फास्ट कर देता है। हमारा जो हार्ट रेट है, जो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाता है, जो मस्कुलेचर है, मायोटोम्स हैं हार्ट के, वो फास्ट हो जाते हैं। और जब ये फास्ट हो जाते हैं, इसका बहुत सारा मतलब केमिस्ट्री मैकेनिज्म है, जैसे सोडियम पोटेशियम मैकेनिज्म है। और ये जब सोडियम पोटेशियम मैकेनिज्म इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ईच 3 सोडियम जब हम एक्सक्रीट होगा और 2 पोटेशियम आयंस जो हैं वो इंटरनलाइज होते हैं। इन केस ऑफ मायोटोम्स जहां पे कैल्शियम ज्यादा होता है, वहां पे क्या होता है कि सोडियम और कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। तो जब यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, फिर क्या होगा कि जब हार्ट पंप ज्यादा करने लगेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होना शुरू हो जाएगा। और हद से ज्यादा यदि हार्ट बीट बढ़ने लग गया तो फिर क्या होगा, हो सकता है देयर में बी हार्ट फेल्यूर। तो ये विदाउट, यहाँ पे इसलिए कहा गया कि अल्कोलॉइड शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, व्हेन गिवन इन एक्सेस दे मे प्रोड्यूस डेथ विदाउट मच पोस्टमार्टम चेंजेस, यानी कोई पोस्टमार्टम चेंजेस नहीं शो करता है। ओनली आप कब उसको पता कर सकते हैं, वेदर अ पर्सन और एनिमल इज किल्ड बाय अल्कोलॉइड्स, ओनली थ्रू द क्लिनिकल डायग्नोसिस, दैट इज द हेमेटोलॉजी। ठीक है, जैसा कि आप सुशांत के केस में सुन रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं ग्लाइकोसाइड्स। जो दूसरा ग्रुप है वो है ग्लाइकोसाइड्स। अल्कोलॉइड्स के मामले में किसी को कोई कंफ्यूजन? सर हाँ
सर ये अल्कोलाइड्स का बायोमैग्निफिकेशन होता है कि नहीं बॉडी में? नहीं नहीं, अल्कोलॉइड्स का बायोमैग्निफिकेशन नहीं होता है। अल्कोलॉइड्स का बायोमैग्निफिकेशन नहीं हो सकता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हमको वो जानना चाहिए कि बायोमैग्निफिकेशन कोई भी ऐसा कंपाउंड है जब एक बॉडी से, यानी कि जब फूड चेन या फूड वेब में क्या होता है, जब कंज्यूम किया जाता है कोई भी चीज, तो वो उसके साथ साथ फूड चेन या फूड वेब के साथ उसका एक्यूमुलेशन हायर कंसंट्रेशन में होता चला जाता है। बेसिकली वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो क्या करता है, लिपिड चूंकि एज ए रिजर्व, बॉडी रिजर्व के रूप में काम करता है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो गए, ऑर्गेनोक्लोरीन्स हो गए, तो ये क्या होता है कि लिपिड के साथ प्रिसिपिटेट कर जाते हैं। तो जब ये प्रिसिपिटेट कर जाते हैं, हमारे रिजर्व फैट में वो मौजूद होते हैं, तो जैसे कोई भी अलगी को एक अलगी यदि 1 माइक्रोग्राम अपने अंदर कोई भी ऑर्गेनोक्लोरीन्स या ऑर्गेनोफॉस्फेट रिजर्व के रूप में लिपिड में वो अपने अंदर रख रहा है, तो सपोज कि एक जू प्लैंकटन यदि फीड करेगा तो ऑब्वियसली दे हैव टू फीड मच मोर क्वांटिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो जितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा तो वो कितना ज्यादा ऑर्गेनोक्लोरीन्स या ऑर्गेनोफॉस्फेट अपने अंदर ले रहा है। फिर जू प्लैंक्टन्स को यदि कोई अदर फीड कर रहा है, हायर वर्टिब्रेट्स लाइक फिशेस, तो फिशेस को बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स करने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट हो रहा है। यानी कि एक्यूमुलेशन जो है, बायो एक्यूमुलेशन, वो एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स और एनी अदर ऑर्गेनोक्लोरीन्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स विद इन अ बॉडी टिश्यूज, बाय बॉडी टिश्यूज, क्योंकि बॉडी टिश्यूज में लिपिड्स भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड बायो मेम्ब्रेन का हमारा सेल बना होता है। तो जब वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, और ये हायर कंसंट्रेशन में इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि फूड चेन के साथ बढ़ते बढ़ते जो फीडिंग बिहेवियर है, जो फीडिंग हैबिट है, वो भी बढ़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो फीडिंग स्ट्रेटेजी है वो भी चेंज होता चला जा रहा है। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत? यस सर। लेकिन जब एल्कलॉइड जो है वो क्या होता है कि टाइम, जब हम अल्कलॉइड का हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में कुछ समय के बाद जो विड्रॉल पीरियड होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हमारा बॉडी इसको क्या करता है, शरीर से एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है, उसको निकाल देता है, आइदर डिटॉक्स डिटॉक्स हो जाता है। डिटॉक्स हो जाता है, आइदर या तो स्वेटिंग से, या तो हमारे हमारे यूरिनल से, या फिर हमारे फीकल मैटर से, या कोई अदर पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? और कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। हम लोग अब आते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड, अभी हम लोग अभी तक हम लोग प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या है? बेसिकली ग्लाइकोसाइड्स में दो चीजें होती हैं। ग्लाइकोसाइड्स में एक शुगर मॉलिक्यूल होता है कोई भी, और दूसरा होता है एक ग्लाइकन मॉलिक्यूल, एक ग्लाइकन मॉलिक्यूल या जेनिन मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली ग्लाइकोसाइड्स आर नॉन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, यानी इसमें नाइट्रोजन नहीं। अल्कलॉइड्स में क्या था, दीज आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, ठीक है। देन these are also obtained from plants in which sugar is bound to another functional group via a glycosidic bond. So why these are called glycosides? Why alkaloids? Because these are represent as a alkali like properties. यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस जब हम निकालते हैं तो हम लोग अल्कली से ट्रीट करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्यों? क्योंकि यहाँ शुगर जो मॉइटी है, इसका जो शुगर मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो अनदर फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसको हम जेनिन बोलते हैं या एक ग्लाइकोन मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स में दो ग्रुप हो गए, दो फंक्शनल ग्रुप, एक ग्लाइकोन हो गया और एक ग्लाइकोन मॉलिक्यूल हो गया। ग्लाइकोन में क्या हो गया, शुगर मॉलिक्यूल दैट इज बाइंड विद द एक ग्लाइकोन मॉलिक्यूल विद द glycosidic bond. So why these molecules are called glycosides? Clear? ठीक है। Now the glycosides on hydrolysis yield two molecules, namely a sugar molecule and a जेनिन और एक ग्लाइकोन मॉलिक्यूल, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो हमारा ये पिक्चर है, ये इसका एक रिंग स्ट्रक्चर है। ये हालांकि आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं,
कभी एग्जाम में नहीं आ रहा, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्कलॉइड्स क्या है, ग्लाइकोसाइड्स क्या है, आपको लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या आप देखिए, आप जितने भी हम लोग ने अभी देखा कि जितने भी अल्कलॉइड्स थे उनके सफिक्स क्या लगते थे, उनके सफिक्स लगते थे INE, चाहे वो मॉर्फिन हो, एट्रोपिन हो, स्ट्राइचिनिन हो, एफेड्रिन हो, चाहे व्हाटएवर इट्स हो। यहाँ पे आप देखिए जेनिन जो है वो हर जगह लगा हुआ है, या IN, डिजिटॉक्सीजेनिन, डिगोक्सीजेनिन, इसी तरीके से बहुत सारे, यानी कि जो IN है, IN यदि एंड है किसी के सफिक्स में तो क्या हो जाएगा वो मॉलिक्यूल, दीज विल रिप्रेजेंट टू ग्लाइकोसाइड्स। और इसमें दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, पहला क्या होगा, एक शुगर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा क्या होगा, एक ग्लाइकॉन मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे यही है कि R1, R2, R3, R4 दिया हुआ है, जो अदर या तो हाइड्रोजन एटम या तो हाइड्रोक्सिल आयन से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनके आधार पे इनका कैटेगराइजेशन किया गया है। क्लियर? नाउ अब हमको पता होना चाहिए कि शुगर मॉलिक्यूल क्या करता है, व्हाट इज, मतलब जो ये शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या करता है। तो बेसिकली शुगर हेल्प्स इन डिसोल्यूशन ऑफ द प्रिपरेशन व्हाइल द फार्माकोलॉजिकल एक्शन रेस्ट विद द एग ग्लाइकोन। क्लियर? तो शुगर मॉलिक्यूल क्या करता है, बेसिकली दीज शुगर मॉलिक्यूल इनहांसेस एब्जॉर्प्शन। क्यों? बिकॉज शुगर हेल्प्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। सो स्पेशली दीज इनहांसेस एब्जॉर्प्शन and ensure the bioavailability of a glycone molecule. Clear? Second क्या है, when the sugar molecule is glucose, the glycoside is known as glucoside. ठीक है, जब यदि शुगर मॉलिक्यूल की जगह पे एक ग्लूकोज भी एक शुगर मॉलिक्यूल है, यदि ग्लूकोज होगा तो उस ग्लाइकोसाइड को क्या बोलेंगे, ग्लूकोसाइड बोलेंगे। देन हम लोग आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? अच्छा, उससे पहले हम बताते हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स में जाते हैं, यदि किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो। बेसिकली क्या होता है कि जो ए ग्लाइकोन या जेनिन मॉलिक्यूल होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो ग्लाइकोसाइड ग्रुप जो होता है वो ग्लाइकोसाइड से रिप्लेस होकर वहां पर हाइड्रोजन एटम से जुड़ रहा है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे या तो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो कहां पे ग्लाइकोसाइड लगेगा, कहां ग्लूकोसाइड लगेगा, ये उन्हीं के बारे में, ये डिटेल्स में यदि किसी को जानने का मन हो, जानने की इच्छा हो, तो आप लोग इंटरनेट पे भी जाकर के स्टडी कर सकते हैं। देयर आर एम्पल मटेरियल्स। बाय द वे, आई विल सप्लीमेंट दिस नोट्स आफ्टर क्लास। इसके बाद हम लोग आते हैं, यदि हम लोग आज ये खत्म कर सके तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी कंटिन्यू। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या है, कार्डियक मतलब क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जनरली इट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम डिजिटलिस पुरपुरिया। डिजिटलिस पुरपुरिया एक प्लांट का नाम है, वहां से ये ग्लाइकोसाइड्स जो है वो डिराइव किए जाते हैं। और ये जो होते हैं, चाहे वो डिजिटलिस पुरपुरिया हो, स्ट्रोफैंथस हो, स्क्विल है, ये सब प्लांट डेरिवेटिव्स हैं। ये क्या करते हैं, जो कार्डियक मायोटोम्स आप लोग जानते होंगे शायद, जो मसल्स होते हैं। अब आप लोग प्रोसेसिंग भी खत्म कर लिए हो तो प्रोबेबली आप लोग को पता होना चाहिए कि मायोटोम का जो सार्कोलेमी होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो कैल्शियम और सोडियम आयन एक्सचेंज होता है, तो ये फर्दर उसको क्या करता है, मतलब रैपिड उस पंप को एक्टिवेट कर देता है। ये डायरेक्ट उस मसल्स पे काम करता है। तो इस तरीके से ये कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर पे काम कर सकते हैं। यानी ऐसे फिश जिनको की कार्डियक डिजीज हो रहा हो, फिश में कार्डियक डिजीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या फिश के हार्ट रेट्स होते हैं या नहीं होते हैं? फिश में हार्ट होता है या नहीं होता है? यस सर। होता है। जब फिश में हार्ट होता है, फिश हार्ट क्या सप्लाई करता है? फिश हार्ट जो है वो बेसिकली प्योर ब्लड सप्लाई करता है या इम्प्योर ब्लड कैरियर, इम्प्योर ब्लड पंप करता है या इम्प्योर ब्लड पंप करता है? ये सही बोल रहा है अमर्त्य, क्या सभी लोग सहमत हो इससे?
और कोई कुछ बोल नहीं रहे, तो चलो हम बताते हैं। हम लोग शायद तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। यस वो इम्प्योर सिंगल ब्लड पंप सर्कुलेशन करता होता है है सर। गिल्स पे। यस सर। इम्प्योर ब्लड जो है वो पंप करता है गिल्स पे, और गिल्स पे जो ब्लड होता है वो ट्रांजैक्शन, मतलब वहां पे ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल कैरी आउट होते हैं, और फर्दर वो डोर्सल आउटा से सप्लीमेंट हो जाता है दूसरे जगह पे। क्लियर? जो हमारे किडनी है या फिर अदर मेजर ऑर्गन्स हैं, और फिर वहां से पूरे बॉडी को सप्लाई होता है। तो ये क्या होता है कि जितने भी, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कार्डियक डिजीज होते हैं फिशेस में, चाहे वो फिर वायरस के थ्रू, वायरस के कारण होता हो, या फिर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो प्लांट्स में होते हैं उनके कारण होता हो, तो फिश में भी कार्डियक फेल्योर हो सकता है। ठीक है। देन हम लोग आते हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड इज वन इन विच हाइड्रोसाइनिक एसिड इज रिलीज्ड ऑन ग्लाइकोसाइड। ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या है कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर नेचुरल प्लांट टॉक्सिन्स दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल प्लांट्स। साइनोजेनिक यानी जेनिक मतलब बनना, साइनो मतलब साइनाइड्स, उसी का डेरिवेटिव, दोनों का हाफ हाफ पार्ट लिया गया। तो साइनाइड इज फॉर्म्ड फॉलोइंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। सो व्हाई दिस इज कॉल्ड साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। यानी कोई भी यदि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स बोले, इट मींस दे फॉर्म व्हाट? साइनाइड। ठीक है। Is one in which hydrocyanic acid is released on glycolysis, means after glycolysis hydrocyanic acids release होते हैं। हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या है? दिस इज अ लिक्विड ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन वाटर। ठीक है, इसको हम लोग HCN भी बोलते हैं, किसको? हाइड्रोसाइनिक एसिड को। अब हम लोग आते हैं ऑयल्स के बारे में। तो देयर आर टू टाइप्स। ग्लाइकोसाइड्स में तो नाइट्रोजन नहीं होगा। हाँ, नॉन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, दीज आर नॉन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। तो फिर इसका ये हाइड्रोसाइनिक एसिड कैसे बना रहा है सर? नहीं, ये हाइड्रोसाइनिक एसिड बन रहा है ना। दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो जा रहा है, तब जाके हाइड्रोसाइनिक एसिड बन रहा है। लेकिन इसका जो हमारा जो प्राइम था वो क्या है? साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, ये हाइड्रोसाइनिक एसिड बना दिया। नाउ दिस इज हाइड्रोसाइनिक एसिड इज नॉट अ ग्लाइकोसाइड, बट दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड। क्लियर? ओके सर, यस सर। अब हम लोग आते हैं ऑयल्स पर। तो ऑयल्स क्या है? ऑयल के बारे में आप लोग को मैं बताता हूं। ऑयल बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड, और दूसरा होता है वोलाटाइल। ठीक है। फिक्स्ड ऑयल क्या है और वोलाटाइल ऑयल क्या है? अभी हम लोगों ने बताया वोलाटाइल हम लोग बोलेंगे ऐसे ऑयल जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे कि सिनामोन के पत्तों से खुशबू आती है, आती है या नहीं आती है? आती है। या फिर आपके रोज के पेटल से खुशबू आती है। सो बेसिकली क्या होते हैं? ये ऑयल ही होते हैं। आप लोग जो हम लोग रोज वाटर यूज करते हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ दीज वोलाटाइल्स ऑफ these are volatile or oil of rose petals जो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली फिक्स्ड ऑयल्स आर नेचुरल नॉन वोलाटाइल ऑयल्स, ओके, एंड दे डू नॉट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। यदि आपके पास नोटबुक है तो प्लीज राइट डाउन इट। मैं इतना डिटेल्स में नहीं गया हूं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन बताना था। तो oils are basically, there are two types of oil that is found in plants, that is fixed oils and volatile oils. Fixed oils are natural non-volatile oils. They do not evaporate at room temperature. They can easily be saponified. Chemically, they are esters of higher fatty acid and glycerine. Clear? They are esters of higher fatty acid
and glycerine molecule. They have low refractive index and their major source is seed. यानी प्लांट को जो सीड होते हैं उनके मेजर सोर्स होते हैं। वोलाटाइल ऑयल के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करें तो वोलाटाइल ऑयल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स that possess a unique odor or flavor. Clear? They can be evaporated when placed under room temperature. Okay? सर गुलाब जल को फिक्स ऑयल बोलेंगे। गुलाब जल में हम लोग उसमें हम लोग क्या करते हैं, गुलाब जल में ऑयल के साथ साथ वाटर है जो उसको इवेपोरेट होने से रोकता है। लेकिन आप गुलाब जल को थोड़ा देर खोल करके रखें तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा समय के साथ, यदि हम गुलाब जल को रख देंगे खुले ओपन वेसल में तो थोड़े दिन के बाद उसमें से गुलाब की खुशबू निकल जाएगी सारी। यानी वोलाटाइल जो ऑयल है रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाएगा, पानी बच जाएगा आपका। क्लियर? तो हम लोग क्या होता है, हाँ, तो वोलाटाइल ऑयल जो होते हैं ये भी जो गुलाब जल है, जो गुलाब जल नहीं है बट जो वो फ्रेग्रेंस जो आपको देता है वो वोलाटाइल ऑयल के कारण देता है। तो उसको हम लोग किसी न किसी सॉल्वेंट में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं मिसिबल करने के लिए, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, ताकि जो वेपोराइजेशन रेट हो वो लोअर हो जाए। क्लियर? देन दे आर अनेबल टू अंडरगो सेपोनिफिकेशन, वो उनमें सेपोनिफिकेशन नहीं होता है। ओके, देन और इसको हम लोग बोल सकते हैं वोलाटाइल ऑयल्स आर आल्सो नोन एज एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स। देन लाइक कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, दीज आर फिक्स्ड ऑयल्स। आप देखिए रूम टेम्परेचर पे ये क्या होगा, जो आपके कोकोनट ऑयल हैं रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होगा और जैसे ही सैचुरेटेड ऑयल्स हैं ये, ठीक है, और रूम टेम्परेचर के बाद सॉलिडिफाई हो जाएंगे। लेकिन सभी ऐसा नहीं होता है, जैसे उसमें भी है पूफा है, हुफा है, उसके अदर कैटेगरीज हैं जो आप लोग अपने न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में या फिर उसमें आप लोग पढ़े होंगे ऑयल्स के बारे में। देन हम लोग आते हैं जैसे टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया। दीज आर सम ऑयल्स व्हिच गिव्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। ठीक है, क्लोव ऑयल हो गया। तो दीज आर वोलाटाइल ऑयल्स। Then fixed oils are obtained by expression. This is a process. जब हम लोग सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो ये फिक्स्ड ऑयल जो होता है, ये हमारा अभी चैप्टर नहीं है कि कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे नहीं करेंगे। ये आप लोग पीजी या पीएचडी लेवल पे जाएंगे तो अपने आप जान जाएंगे जब आपके कोई गाइड आपको सिंथेसिस करवाएंगे या निकलवाएंगे। तो बहुत सारे इसके प्रोसेस हैं। वोलाटाइल ऑयल जो होता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, उसमें क्या करते हैं, हीट किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस आप लोग जानते होंगे बेसिकली, उसमें हीट करके और जो वेपर निकला और फिर, और उसी तरीके एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में उसमें अदर लेयर्स हो जाते हैं और इसके बाद हम लोग उस ऑयल को सिंथेसिस करते हैं। अपर लेयर जो लोअर डेंसिटी का होगा उसको निकालते हैं या पर्टिकुलर जो कॉलम में होगा वहां से निकालते हैं। तो डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे टेक डिफरेंट कॉलम्स, और उस कॉलम्स के अकॉर्डिंग जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, वो ऊपर में आ जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय पिपेटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली है। अब क्या है, अब जैसे कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वोलाटाइल ऑयल का, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। ठीक है, जबकि फिक्स्ड ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा। ऑब्वियसली दे आर विस्कस, दे कैन बी सीन, दे कैन नॉट वेपोराइज, और ये वोलाटाइल ऑयल जो होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ने बात किया था कि जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं वो क्या